ऑनलाइन बीएससी फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। पिछली वाली क्लास में हमने क्या निकाला था? पिछली वाली क्लास में हमने निकाला है आकर्षण के कारण स्थितिज ऊर्जा की गणना निकाली है। पिछली वाली क्लास में हमने क्या निकाली है? आकर्षण के कारण स्थितिज ऊर्जा की गणना निकाली है, जिसका मान हमारे पास क्या आया था? बी समीकरण है। जो बी समीकरण है वो किसको व्यक्त करती है? आकर्षण के कारण स्थितिज ऊर्जा को व्यक्त करती है। तो आकर्षण के कारण स्थितिज ऊर्जा हमारे पास कितनी आई है? माइनस यहाँ पर किसको व्यक्त करती है? माइनस यहाँ पर ऊर्जा में कमी को व्यक्त करती है। यहाँ पर जो माइनस चिन्ह आ रहा है किसको व्यक्त करता है? ऊर्जा में कमी को व्यक्त करता है। मान कितना आ रहा है? एन ए जेड स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन आर आ रहा है। अब हम निकालेंगे प्रतिकर्षण के कारण स्थितिज ऊर्जा की गणना। फिर हम ये दोनों मान कहाँ रख देंगे? फिर ये हम आकर्षण के कारण स्थितिज ऊर्जा और प्रतिकर्षण के कारण स्थितिज ऊर्जा का दोनों मान कहाँ रख देंगे? ये दोनों मान हम रख देंगे कुल चालक ऊर्जा में। तो हमारे पास क्या आ जाएगी? कुल चालक ऊर्जा का मान आ जाएगा। तो अगली हेडिंग लगाओ आप, प्रतिकर्षण के कारण। प्रतिकर्षण के कारण प्रतिकर्षण के कारण स्थितिज ऊर्जा की गणना। स्थितिज ऊर्जा की गणना। स्थितिज ऊर्जा की क्या निकाल रहे? गणना निकाल रहे। किसके कारण? प्रतिकर्षण के कारण। तो ध्यान से देखना, हमारे पास क्या कोई आयनिक ठोस है। हमारे पास क्या है? कोई आयनिक ठोस है और इस आयनिक ठोस में कौन कौन विद्यमान होते हैं? धनायन और ऋणायन विद्यमान होते हैं। आयनिक ठोस में कौन विद्यमान होते हैं? धनायन और ऋणायन विद्यमान होते हैं। मतलब धनायन और ऋणायन क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। आयनिक ठोस में धनायन और ऋणायन उपस्थित होते हैं। और धनायन और ऋणायन के मध्य क्या पाया जाता है? धनायन और ऋणायन के मध्य पाया जाता है आकर्षण और प्रतिकर्षण पाया जाता है। धनायन व ऋणायन के मध्य क्या पाया जाता है? या तो आकर्षण पाया जाता है या क्या पाया जाता है? प्रतिकर्षण पाया जाता है। प्रतिकर्षण पाया जाता है। तो मैं आपसे पूछूं कि प्रतिकर्षण कब पाया जाता है? प्रतिकर्षण कब पाया जाता है? जब आयन कैसे हो? जब समान नेचर के आयन हो। जब समान नेचर के आयन हो, या क्या लिख सकते हैं? समान प्रकृति के आयन। समान प्रकृति के आयन हो या समान नेचर के आयन हो तो क्या पाया जाता है? प्रतिकर्षण हो तो प्रतिकर्षण पाया जाता है। प्रतिकर्षण पाया जाता है। जैसे धनायन और धनायन के मध्य क्या पाया जाता है? प्रतिकर्षण पाया जाता है। और ऋणायन के मध्य क्या पाया जाता है? प्रतिकर्षण पाया जाता है। क्योंकि दोनों आयन कैसे हैं? समान नेचर के। ये भी धनायन का है और ये भी धनायन का है। ये ऋणायन का और ये, इनके मध्य क्या पाया जाता है? प्रतिकर्षण पाया जाता है। आकर्षण कब पाया जाता है? आकर्षण कब पाया जाता है? आकर्षण पाया जाता है विपरीत या असमान नेचर के। विपरीत या असमान नेचर के आयनों के मध्य क्या पाया जाता है? आकर्षण पाया जाता है। आकर्षण पाया जाता है। असमान नेचर के आयन के मध्य आकर्षण पाया जाता है। जैसे असमान का मतलब एक धनायन और एक क्या? ऋणायन। इन दोनों के मध्य क्या पाया जाता है? आकर्षण पाया जाता है। यहां तक आपको क्लियर होना चाहिए। आयनिक ठोस में क्या होते हैं? धनायन और ऋणायन उपस्थित होते हैं और धनायन और ऋणायन के मध्य क्या पाया जाता है? आकर्षण और प्रतिकर्षण पाया जाता है। प्रतिकर्षण कब पाया जाता है? जब समान नेचर के आयन हो, जैसे धनायन या ऋणायन इनके मध्य क्या पाया जाता है? प्रतिकर्षण पाया जाता है। आकर्षण कब पाया जाता है? असमान नेचर के आयनों के मध्य क्या पाया जाता है? आकर्षण पाया जाता है। जैसे धनायन और ऋणायन के मध्य क्या पाया जाता है? आकर्षण पाया जाता है। अगला पॉइंट ध्यान से सुनना। धनायन और ऋणायन के मध्य, धनायन व ऋणायन के मध्य
स्थिर वैद्युत आकर्षण बल कार्य करता है। धनायन व ऋणायन के मध्य स्थिर धनायन और ऋणायन के मध्य स्थिर वैद्युत आकर्षण बल कार्य करता है। आकर्षण बल कार्य करता है। ये धनायन और ऋणायन के मध्य विद्युत आकर्षण बल कार्य करता है, जिसके कारण धनायन और ऋणायन की जो मध्य की दूरी है वो क्या हो जाती है, निश्चित हो जाती है। ये धनायन है और ये क्या ऋणायन है, तो इनके मध्य की दूरी क्या हो जाती है, आर है। ये आर क्या हो जाती है, निश्चित हो जाती है। किस कारण होती है निश्चित, ये निश्चित होती है स्थिर विद्युत आकर्षण के कारण। निश्चित का मतलब होता है नियत, नियत हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। जो ये निश्चित होती है वो किसके कारण होती है, स्थिर विद्युत आकर्षण बल के कारण होती है। अब हम क्या करना चाहते हैं, हम ये करना चाहते हैं जो धनायन और ऋणायन के मध्य की जो दूरी निश्चित है, ध्यान से सुनना ये पॉइंट को, जो धनायन और ऋणायन के जो मध्य की जो दूरी निश्चित है, इस दूरी को हम क्या करना चाहते हैं, कुछ कम करना चाहते हैं। जैसे ये दूरी क्या है, निश्चित है, आर। ये पॉजिटिव नेचर का है, नेगेटिव नेचर का है, ये आर। इसको हम क्या करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं। इसको हम क्या करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं। तो कम करने के लिए धनायन और ऋणायन को क्या देनी पड़ेगी, ऊर्जा देनी पड़ेगी। कम करने, निश्चित दूरी को कम करने के लिए धनायन और ऋणायन को क्या करने देनी पड़ेगी, ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो ये ऊर्जा क्या करेंगे, ये ऊर्जा इन दोनों को और पास में लेके आएंगे। और पास में आने पर, धनायन और ऋणायन और पास में आने पर आकर्षण की जगह, ध्यान से सुनना, धनायन और ऋणायन को निश्चित दूरी से और कम कर, निश्चित दूरी को और कम करने पर, निश्चित दूरी को और कम करने पर मतलब नियत दूरी को और कम करने पर आकर्षण की जगह प्रतिकर्षण पाया जाता है। कितनी विचित्र बात है, आकर्षण की जगह क्या पाया जाता है, प्रतिकर्षण पाया जाता है। कितनी विचित्र बात है, ध्यान से देखना। सर धनायन और ऋणायन के मध्य तो क्या पाया जाता है, हमेशा आकर्षण पाया जाता है, लेकिन यहां पर क्या घटना घटित हो रही है, प्रतिकर्षण की हो रही है। ये प्रतिकर्षण की जो घटना हो रही है किसकी वजह से हो रही है, जो हमने ऊर्जा दी है बाहर से, इस ऊर्जा के कारण, इस ऊर्जा के कारण क्या घटित हो रही है, इस धनायन और ऋणायन में क्या घटित हो रहा है, प्रतिकर्षण की घटना पाई जा रही है। क्यों पाई जा रही है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, धनायन और ऋणायन के मध्य की जो दूरी नियत है, इस नियत दूरी को हम क्या करना चाहते हैं, और कम करना चाहते हैं। और कम करने के लिए हम क्या करेंगे, धनायन और ऋणायन को क्या देंगे, एनर्जी देंगे, ऊर्जा देंगे। इस ऊर्जा के कारण, इस ऊर्जा के कारण धनायन और ऋणायन के मध्य आकर्षण की जगह क्या आ जाता है, प्रतिकर्षण पाया जाता है। आकर्षण की जगह क्या पाया जाता है, आकर्षण की जगह क्या पाया जाता है, प्रतिकर्षण पाया जाता है। किस वजह से पाया जाता है, जो हमने क्या दी है, ऊर्जा दी। इस ऊर्जा के कारण, इस ऊर्जा के कारण धनायन और ऋणायन के मध्य क्या पाया जाता है, प्रतिकर्षण पाया जाता है। तो सबसे पहले क्या लिख लेते हैं, इसकी थ्योरी लिख लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट एरो लगा के लिखना, आयनिक ठोस में धनायन व ऋणायन पाया जाता है। धनायन व ऋणायन उपस्थित, धनायन व ऋणायन उपस्थित होते हैं। धनायन व ऋणायन में, धनायन व ऋणायन में आकर्षण या प्रतिकर्षण पाया जाता है। आकर्षण या क्या पाया जाता है, प्रतिकर्षण पाया जाता है। ये पॉइंट याद रखना। पॉइंट नंबर फर्स्ट हो गया। पॉइंट नंबर सेकंड क्या लिखेंगे, जो पॉइंट नंबर है, पॉइंट नंबर सेकंड क्या लिखेंगे, पॉइंट नंबर सेकंड लिखेंगे, ध्यान से देखना। पॉइंट नंबर सेकंड लिखेंगे, अगर समान नेचर क्या है, यदि समान नेचर के आयन हो, आयन हो तो, आयन हो तो प्रतिकर्षण पाए जाते। क्या पाए जाते हैं, प्रतिकर्षण
पाई जाती है, पाई जाती है। यदि असमान नेचर के आयन, असमान नेचर के आयन हो तो, यदि असमान नेचर के आयन हो तो आकर्षण पाया जाता है, आकर्षण पाया जाता है, आकर्षण पाया जाता है। अगला पॉइंट ध्यान से देखो। यदि असमान आयन, यदि यदि समान नेचर के आयन हो तो प्रतिकर्षण पाया जाता है, यदि असमान नेचर के आयन हो तो क्या पाया जाता है? आकर्षण पाया जाता है। अगला पॉइंट, धनायन व ऋणायन के मध्य, धनायन व ऋणायन के मध्य स्थिर वैद्युत आकर्षण बल कार्य करता है, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल कार्य करता है, जिसके कारण धनायन व ऋणायन के मध्य की दूरी, धनायन व ऋणायन के मध्य की दूरी निश्चित हो जाती, निश्चित का मतलब नियत हो जाती, कांस्टेंट हो जाती। अगला पॉइंट क्या लिखेंगे? अगला पॉइंट को लिखेंगे अगला पॉइंट लिखेंगे धनायन व ऋणायन के मध्य की, धनायन व ऋणायन के मध्य की निश्चित दूरी को, निश्चित दूरी को कम करने के लिए, धनायन व ऋणायन को ऊर्जा दी जाती है, ऊर्जा दी जाती है, ऊर्जा दी जाती है। इस ऊर्जा के कारण, इस ऊर्जा के कारण, इस ऊर्जा के कारण धनायन व ऋणायन में आकर्षण की जगह, आकर्षण की जगह प्रतिकर्षण पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्रतिकर्षण पाया जाता है। ये आपको चारों पॉइंट उतारने, चारों पॉइंट आपको उतारने, एक ही पॉइंट नहीं छोड़ना चाहिए आपको, एक ही पॉइंट नहीं छोड़ना चाहिए, चारों पॉइंट आपको उतारने। ये आपको समझ में आना चाहिए कि धनायन और ऋणायन के मध्य तो आकर्षण पाया जाता है, लेकिन इस पॉइंट में हमने प्रतिकर्षण क्यों लिखा है? प्रतिकर्षण इसलिए लिखा है क्योंकि धनायन और ऋणायन के मध्य की निश्चित दूरी को और कम करने के लिए धनायन और ऋणायन को क्या दे रहे? एनर्जी दे रहे, ऊर्जा दे रहे। इस ऊर्जा के कारण धनायन और ऋणायन में आकर्षण की जगह क्या पाया जा रहा है? प्रतिकर्षण पाया जा रहा है। अगला पॉइंट लिखना, प्रतिकर्षण के कारण स्थितिज ऊर्जा का मान, प्रतिकर्षण
के कारण स्थितिज ऊर्जा का मान, स्थितिज ऊर्जा का मान, प्रतिकर्षण के कारण स्थितिज ऊर्जा का मान है आयनों के मध्य की दूरी के, आयन का मतलब धनायन और ऋणायन के मध्य, आयनों के मध्य की दूरी r के n घात के व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब v प्रतिकर्षण व्युत्क्रमानुपाती 1/r की घात कितनी है, n। यहां पर समानुपाती चिन्ह हटाने पर, व्युत्क्रमानुपाती चिन्ह हटाने, यहां पर व्युत्क्रमानुपाती चिन्ह हटाने पर एक क्या आएगा, नियतांक आएगा, जो क्या है b है, जो क्या है यहां पर b। ये व्युत्क्रमानु चिन्ह हटाने पर क्या आ रहा है, यहां पर एक नियतांक आ रहा है, जो क्या आ रहा है, b आ रहा है। यहां तक होगा तो ध्यान से देखना, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब है जैसे n, ध्यान से देखना, n का मान बढ़ने पर, n का मान बढ़ने पर r का मान बढ़ जाता है, n का मान बढ़ने पर r का मान बढ़ जाता है, जिसके कारण प्रतिकर्षण की जो स्थितिज ऊर्जा है, प्रतिकर्षण के कारण जो स्थितिज ऊर्जा का मान आएगा वो क्या आएगा, कम आएगा, क्योंकि भाग लग रहा है, नीचे क्या लग रहा है, भाग लग रहा है। जितनी संख्या बड़ी होगी उतना ही क्या आएगा, मान कम आएगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है। यहां पर v प्रतिकर्षण व्युत्क्रमानुपाती 1/r की घात है। अब ध्यान से देखना, नेक्स्ट पॉइंट को ध्यान से देखना, यहां b क्या है, यहां b नियतांक है, नियतांक है, और n क्या है, यहां पर बोर्न घातांक है, n क्या बोर्न घातांक है। n का मान ज्ञात करने के लिए n का मान संपीड्यता से ज्ञात किया जाता है। यह हमारे बीएससी के सिलेबस में नहीं दे रखा है, n के मान की गणना हमारे बीएससी के सिलेबस में नहीं दे रखा है, तो n का मान संपीड्यता से ज्ञात किया जाता है, ज्ञात किया जाता है। n का मान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करता है, विन्यास पर निर्भर करता है। ये हमारे जो n का मान की जो गणना है, ये हमारे सिलेबस में नहीं दे रखी है। इसको आप समीकरण नंबर 1 दे देना, इसको आप क्या दे देना, समीकरण नंबर 1 दे देना। तो समीकरण जो 1 है वो किसको व्यक्त करती है, यहाँ पर समीकरण नंबर 1 है वो किसको व्यक्त करती है, प्रतिकर्षण के कारण स्थितिज ऊर्जा को क्या करती है, व्यक्त करती है। इसके बाद ये आपको इतने 2 पॉइंट आपको और बताने। अब हम जानते हैं कि, ध्यान से देखना, हम जानते हैं कि कुल चालक ऊर्जा, कुल चालक ऊर्जा को आप तो या तो कैपिटल यू से लिख सकते हो, या लिख सकते हो डेल एच एल से लिख सकते हो, जो आपकी मर्जी। या तो कुल चालक ऊर्जा को आप कैपिटल यू से लिख सकते हो, या आप लिख सकते हो डेल एच एल से लिख सकते हो, तो बराबर आकर्षण के कारण स्थितिज ऊर्जा प्लस प्रतिकर्षण के कारण स्थितिज ऊर्जा। आकर्षण के कारण स्थितिज ऊर्जा का मान क्या आएगा,
आकर्षण के कारण स्थितिज ऊर्जा का मान आया था माइनस एन कैपिटल ए जेड स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन आर आया था प्लस प्रतिकर्षण के कारण स्थितिज ऊर्जा का मान कितना आया था बी अपॉन आर की घात एन। ये आ गई समीकरण नंबर ए। यहां पर समीकरण नंबर ए आ गई। अब हम पहले क्या निकालेंगे, बी का मान निकालेंगे। यहां से क्या निकालेंगे, बी का मान निकालेंगे। तो बी का मान कब निकलता है, तो ध्यान से देखना बी का मान कब निकलता है। एक पॉइंट लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, एक पॉइंट लिख रहा हूं, ध्यान से देखना इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि आयनों के मध्य की दूरी निश्चित हो तो जालक ऊर्जा का मान नियत प्राप्त होता है। नियत मतलब निश्चित प्राप्त होता है, निश्चित प्राप्त होता है। ये लाइन आपको लिखनी है। यदि आयनों के मध्य दूरी निश्चित हो तो जालक ऊर्जा का मान क्या प्राप्त होता है, निश्चित प्राप्त होता है। तो जालक ऊर्जा नियत कब प्राप्त होती है, जालक ऊर्जा नियत कब प्राप्त होती है, जब धनायन और ऋणायन की दूरी क्या हो, निश्चित हो, परिवर्तन नहीं हो, तो जालक ऊर्जा का मान भी क्या होगा, नियत प्राप्त होता है इस कंडीशन। तो आर के सापेक्ष आकलन करने, आर के सापेक्ष क्या करने पर, आकलन करने पर, तो डी अपॉन डी टी आर, डी अपॉन डी आर ये क्या आकलन है, किसके साथ कर रहे हैं, यू के साथ कर रहे हैं। नियत का आकलन आप सभी जानते हो, कांस्टेंट का आकलन क्या होता है, जीरो होता है। नियत मतलब कांस्टेंट का आकलन क्या होता है, जीरो होता है। अब ध्यान से देखना समीकरण नंबर एक, समीकरण नंबर एक का आर के सापेक्ष आकलन करना, आर के सापेक्ष आकलन करने पर आर के सापेक्ष क्या कर रहे हैं, आकलन कर रहे हैं। समीकरण नंबर एक का क्या कर रहे हैं, आर के सापेक्ष आकलन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको क्या चाहिए, बी का मान चाहिए। तो डी अपॉन डी आर किसके साथ कर रहे हैं, यू के साथ कर रहे हैं, बराबर डी अपॉन डी आर कोष्टक में माइनस एन ए जेड स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन आर प्लस बी अपॉन आर की घात है। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, यहां तक आपको किसी प्रकार की क्या नहीं आनी चाहिए, प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। आगे की क्रम ध्यान से देखना, डी अपॉन डी आर यू को क्या लिख सकते हैं, जीरो लिख सकते हैं। डी अपॉन डी आर को क्या लिख सकते हैं, जीरो लिख सकते हैं। इसको मैं क्या उतार दूं, जीरो उतार, और डी अपॉन डी आर को क्या कर दूं, अंदर गुना कर, डी अपॉन डी आर को क्या कर दूं, अंदर गुना कर दूं, तो माइनस डी अपॉन डी आर कोष्टक एन ए जेड स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन आर प्लस डी अपॉन डी आर बी आर की घात है, आर की घात क्या लेंगे। अब ध्यान से सुनना, इसको मैं क्या कर रहा हूं, इधर लेके आ रहा हूं, इस टर्म को क्या कर रहा हूं, इधर लेके आ रहा हूं, नहीं यहां पे रहने दो। अब ध्यान से देखो, यहां पर जो अवकलन हो रहा है वो किसके सापेक्ष हो रहा है, आर के सापेक्ष हो रहा है। मतलब इसमें भी आर है, इसके साथ अवकलन हो जाएगा, और इसमें भी क्या है, आर है, तो दोनों में आर है तो अवकलन होगा। लेकिन जो कि यहाँ पर एन ए जेड स्क्वायर ई स्क्वायर ये क्या आ जाएगी, ये बाहर आ जाएगी,
इसके साथ क्या, ये बाहर आ जाएगी और आर के साथ क्या हो जाएगा, अवकलन हो जाएगा। आर के साथ क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे। ये बाहर आ जाएंगे, कांस्टेंट राशि है और इसका क्या हो जाएगा, अवकलन होगा। तो ध्यान से देखना, 0 बराबर माइनस एन ए जेड स्क्वायर ई स्क्वायर डी अपॉन आर कोष्टक 1 अपॉन आर का क्या करना है, अवकलन करना। फिर प्लस बी क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, डी अपॉन डी आर 1 अपॉन आर की घात एन का क्या करना है, अवकलन करना। अब मेरी बात ध्यान से देखना, पहले मैं क्या कर रहा हूं, इसका अवकलन कर रहा हूं, डी अपॉन डी आर 1 अपॉन आर का क्या कर रहे हैं, अवकलन कर। तो 1 अपॉन आर को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन आर को लिख सकते हैं आर की पावर माइनस, लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं, आर की पावर 1 माइनस लिख सकते हैं। और इसका अवकलन करेंगे, इसका अवकलन करेंगे तो पहले क्या होगी, पावर आगे आएगी, ये लो पावर आगे आएगी। फिर क्या करेंगे, पावर में से एक माइनस कर देंगे, फिर क्या करेंगे, पावर में से एक माइनस कर देंगे, फिर इसके साथ क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे। तो डी अपॉन डी आर ये आर, तो क्या बनेगी टर्म, -1 आर की घात -2, इसका ये दोनों क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। मतलब डी अपॉन डी आर आर क्या हो जाएंगे, दोनों करते हैं ये मान कितना देगा। तो ध्यान से देखना, ये क्या टर्म बनेगी, -1 अपॉन आर स्क्वायर। तो डी अपॉन डी आर 1 अपॉन आर, ये हमारे पास फर्स्ट अवकलन हो गया। सेकेंड अवकलन ये रहा, इसका कर लेते हैं। तो डी अपॉन डी आर 1 अपॉन आर की घात एन, 1 अपॉन आर की घात एन बराबर बराबर, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। पहले क्या करेंगे, 1 अपॉन आर की घात एन को क्या लिख सकते हैं, आर की घात माइनस एन लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर क्या होगी, घात आगे आएगी, घात क्या आएगी, आगे आएगी, फिर घात में से क्या कर देंगे, एक माइनस कर देंगे, फिर इसका क्या कर देंगे, आर का क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे। सेम वही चीज है। उतारो यहाँ पर, ये दूसरा हमारे पास अवकलन की टर्म आ गई, ये दूसरी के आगे हमारे पास अवकलन की टर्म आ गई। हम क्या निकाल रहे हैं, बी का मान निकाल रहे हैं। दूसरी हमारे पास क्या आ गई, अवकलन की टर्म। इसके बाद देखना, इसके बाद देखना, ये जो दोनों मान है, ये जो दोनों मान है, ये हम कहां रख रहे हैं, यहां पर रख रहे हैं, इसमें रख रहे हैं। ये दोनों मान हम कहां रख देते हैं, इन दोनों मान को हम कहां रख देते हैं, यहां पर रख देते हैं। डी अपॉन डी आर अपॉन आर, देखो ये मान, इन दोनों, ये मान है, ये मान हमारे पास क्या है, ये है, और इसका मान हमारे पास क्या है, ये रहा। ये दोनों मान कहां रख दें, यहां पर। तो क्या समीकरण बनेगी, मान रखने पर क्या समीकरण बनती है, मान रखने पर क्या समीकरण बनती है, मान रखने पर समीकरण बनेगी, समीकरण बनेगी 0 बराबर माइनस एन ए जेड स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन आर, अपॉन में क्या आएगा, हाँ इसके साथ -1 अपॉन आर स्क्वायर, क्या आएगा, डी अपॉन डी आर 1 अपॉन आर के स्थान पर क्या आएगा, -1 अपॉन आर स्क्वायर आएगा। फिर ध्यान से देखना, फिर किसका चिन्ह आ रहा है, प्लस का आ रहा है, प्लस डी यहां पर आ रहा है, और डी अपॉन डी आर 1 अपॉन आर की घात एन का मान कितना आ रहा है, क्वेश्चन में लिख लेना -n अपॉन आर की घात n प्लस 1 आ रहा है। अब ध्यान से देखना, ये माइनस, ये दोनों माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो ये दोनों माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो एन ए जेड स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो बी
एन आर की घात एन, आर की घात एन प्लस वन। अब ध्यान से देखना, इस टर्म को मैं क्या कर रहा हूं, इधर पक्षांतर कर रहा हूं। इस टर्म को मैं क्या कर रहा हूं, इधर पक्षांतर कर रहा हूं, तो ये प्लस में इधर आके किस में हो जाएगी, ये माइनस में, ये टर्म किस में, माइनस में, तो इधर आके किस में बन जाएगी, प्लस में बन जाएगी। तो बी एन वन अपॉन आर की घात एन, आर की घात एन प्लस, आर की घात एन प्लस वन बराबर कैपिटल एन ए जेड स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब मैं क्या निकालना चाहता हूं, बी का मान निकालना चाहता हूं, एन ए जेड स्क्वायर ई स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, आर की घात एन प्लस, आर की जो घात है ये क्या चला जाएगी, इधर चला जाएगी, और ये एन कहां आ जाएगा, यहां पर पक्षांतर कर दिया, ये तो किधर चली जाएगी, इस टर्म में चला जाएगी, और ये टर्म यहां पर चली जाएगी। अब ध्यान से देखना हमारे पास क्या है, ध्यान से देखना, इस टर्म को मैं ध्यान से देखना, ये टर्म बता रहा हूं, एक का स्क्वायर और एक की घात थ्री, एक की घात टू और एक की घात क्या थ्री, इन दोनों के आधार क्या सेम है, दोनों के आधार सेम है, तो घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, तो एक की घात क्या आ जाएगी, फाइव आ जाएगी। इसी प्रकार से हमारे पास एक टर्म है आर की घात एन प्लस वन, इसी प्रकार से हमारे पास एक टर्म है आर की घात एन प्लस वन है, इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आर की घात एन गुना आर की घात वन। ये दोनों ध्यान से देखना, ये दोनों का क्या आधार एक समान है, तो घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, तो टर्म तो क्या आ रही है, वही आ रही है वापस, आर की घात एन प्लस वन। तो इसको मैं किस प्रकार से लिख सकता हूं, ये ध्यान, बी एन ए जेड स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर एन, इसको मैं लिख सकता हूं आर की घात एन गुना आर की पावर वन, इस प्रकार से लिख सकता हूं। इस समीकरण में मैं सोल्व करने के लिए, इस समीकरण को सोल्व करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, कुछ परिवर्तन कर रहा हूं, ध्यान से देखना, इस समीकरण को सोल्व करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, कुछ परिवर्तन कर रहे हैं, वो ध्यान में रखना, बी बराबर एन ए जेड स्क्वायर ई स्क्वायर आर की घात एन और आर की पावर वन अपॉन आर की घात टू एन गुना में क्या आ रहा है एन। इसको सोल्व करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, ऊपर नीचे क्या कर रहा हूं, आर की घात वन और आर की घात वन का क्या करता हूं, ऊपर नीचे गुणा कर, तो ये दोनों तो कट के क्या आ जाएगा, मान वही समीकरण है, इन दोनों यहाँ पे दोनों क्या हो सकते हैं, कैंसिल हो सकते हैं, तो वापस समीकरण क्या आ रही है, ये आ रही, इसमें कोई क्या नहीं होगा, परिवर्तन नहीं होगा। अगर हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे समान संख्या से क्या करते हैं, गुणा करते हैं, तो उस समीकरण में क्या नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहां तक उतार, यहां तक उतार। ये नहीं उतारना आपको, ये तो मैंने रब के लिए किया है। आगे क्या टर्म समीकरण बनेगी, तो यहां पर आपको दो टर्म नजर आ रही है, यहां पर ध्यान से देखना, यहां पर क्या टर्म आ रहे, एक इस टर्म की बात कर रहा हूं और एक इस टर्म की बात, आर की घात एन गुना आर की घात, ये दोनों आधार क्या एक समान है, तो घातें क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, जो कितनी बन जाएगी, आर की घात स्क्वायर बन जाएगी, तो इन दोनों को मैं क्या लिख सकता हूं, आर की स्क्वायर लिख सकता हूं। तो बी बराबर एन ए जेड स्क्वायर ई स्क्वायर आर की घात एन आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर एन, आर की घात वन आर, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो बी बराबर क्या आ जाएगा, एन ए जेड स्क्वायर ई स्क्वायर आर की घात एन और क्या आ रहा है, आर की घात वन एन, ऐसे समीकरण ए में, समीकरण ए में
ए में समीकरण बी का मान रखने पर, समीकरण बी का मान रखने पर समीकरण हमारे पास जो ए आई है कुल चालक ऊर्जा, उसमें क्या रख रहे हैं, समीकरण बी का मान रख रहे हैं। तो माइनस एन ए जेड स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन आर, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं, यही मानता ना। फिर प्लस प्लस बी के स्थान पर मान रखना एन ए जेड स्क्वायर ई स्क्वायर आर की घात एन अपॉन आर एन, अपॉन में क्या चल रहा है, आर की घात एन। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यू बराबर क्या आ जाएगा, कैपिटल यू बराबर आ जाएगा, कैपिटल यू क्या है यहाँ पर, कुल चालक ऊर्जा है। तो माइनस एन ए जेड स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन आर प्लस एन ए जेड स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन आर एन। इन दोनों में से क्या कॉमन ले लूं, इन दोनों में से मैं कॉमन ले रहा हूं, माइनस कॉमन ले, माइनस कॉमन ले रहा हूं, और दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में से कॉमन आ रहा है एन ए जेड स्क्वायर और ई स्क्वायर अपॉन आर। दोनों में से ये टर्म क्या एक समान है, इसमें भी क्या आ रहा है एन ए जेड स्क्वायर ई स्क्वायर एन जेड ए जेड स्क्वायर ई स्क्वायर, अब अपॉन में दोनों में क्या आ रहा है, तो ये टर्म मैंने क्या ले ली, कॉमन ले ली, और साथ में क्या ले ली, माइनस कॉमन ले ली। यहाँ पर माइनस कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, तो 1 बचेगा। यहाँ पर प्लस है तो माइनस कॉमन लिया तो ये टर्म किसकी बन जाएगी, माइनस की बन जाएगी। यहाँ पर 1 अपॉन एन बच जाएगा। अगर इस माइनस को अंदर गुना करें तो ये टर्म तो किसकी बन जाएगी, माइनस की, वापस ये माइनस की, इस टर्म को आप अंदर गुना करो, इस टर्म को आप अंदर गुना करो, वापस क्या आ जाएगी, ये समीकरण आ जाएगी। अगर आपको ये समीकरण समझ में नहीं आई तो ध्यान से देखना, इस टर्म को आप वापस गुना करो, इससे गुना करो, फिर इस टर्म को इससे गुना करो, वापस क्या आ रही है, यही टर्म आ रही है। ये किसको व्यक्त करती है, ये समीकरण व्यक्त करती है कुल चालक ऊर्जा को क्या करती है, व्यक्त करती है। समीकरण नंबर क्या आ गई, सी आ गई। समीकरण नंबर सी है वो किसको व्यक्त करती है, कुल चालक ऊर्जा को क्या करती है, व्यक्त करती है। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, कुल चालक ऊर्जा का फॉर्मूला आ गया। यहां पर जो ऋणात्मक जो माइनस चिन्ह है किसको बता रहा है, यहां पर माइनस चिन्ह इसको बता रहा है कि ऊर्जा में क्या हो रही है, कमी हो रही है, ऊर्जा में कमी को व्यक्त कर रहा है। यहां पर ऋणात्मक जो चिन्ह है वो किसको व्यक्त कर रहा है, ऊर्जा में कमी को व्यक्त कर रहा है।